Assalamualaikum. I hope you all are doing well. फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक टू एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस के बारे में। पीछे से हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, तो अब फंक्शंस रह गए हैं, स्ट्रक्चर्स रह गए हैं। उसके बाद हम मूव का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन का सिंटैक्स। यार सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन एग्जांपल देता हूँ। देखो हम हमारे दांत हैं, इनका एक फंक्शन है जो कि चीज़ों को चबाने का होता है। जो प्रोग्राम का फंक्शन होता है इसका भी कुछ इसी तरह से काम होता है। देखो हमारे जो दांत हैं इनका क्या फंक्शन है, चबाना। अब जब हम इनको डाटा देते हैं, लेट्स सपोज हम इनको कुछ खाने के लिए देते हैं, तो ये इनको चबाते हैं, अपना फंक्शन अप्लाई करते हैं। उसके बाद ये उस चीज़ को अपने पास स्टोर नहीं रखते, ये इसको पेट की तरफ भेज देते हैं। ठीक है, फंक्शन भी यही करता है। फंक्शन को हम डाटा देते हैं, वो उस पर ऑपरेशन करता है और वो ऑपरेशन की जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हमें रिटर्न कर देता है और या उसको आउटपुट में शो करा देता है। तो इस तरह से होता है फंक्शन। अब फंक्शन जो है दो टाइप के होते हैं, वॉइड और इंट। वॉइड का आप सबको पता है कि इसमें रिटर्न नहीं होता और इंट में रिटर्न होता है। ठीक है, इतना सही फर्क है। अगर लेट्स सपोज आपने टू वैल्यूज़ को प्लस करा के एक में स्टोर कराया है सी में, तो आप इंट और उसको रिटर्न कराते हो, तो रिटर्न कराना चाहते हो मेन में आउटपुट लेने के लिए, तो आप और अगर आपने वहीं पर ही प्लस करके उसको सी आउट कर देना है फंक्शन के अंदर ही, तो आप वाइड वाला यूज़ कर सकते हो। तो ये फ़र्क होता है वाइड और इंट में। बाकी ये होती है इन जो वाइड लिखा हुआ है, यहाँ पर आती है फंक्शन की टाइप, यहाँ पर आता है फंक्शन का नेम, ये पैरामीटर्स और ये बॉडी के अंदर आप फंक्शन लिख सकते हो। और फंक्शन हमेशा मेन से पहले लिखा जाएगा। ठीक है, अगर ये लिखते प्रोटोटाइप पहले लिख देते हो कि फिर जो हमारा कंपाइलर है वो प्रोटोटाइप को देख के उस नाम का फंक्शन ढूंढेगा, तो फिर आप फंक्शन मेन के नीचे भी लिख सकते हो। और उसके बाद जो है पैरामीटर्स में हम डेटा भी भेज सकते हैं, मतलब हम इंट भी भेज सकते हैं, फ्लोट भी भेज सकते हैं, स्ट्रिंग भी भेज सकते हैं। वो प्रोग्राम करूँगा तो आप सबको दिखा दूँगा। तो फंक्शन की इतनी सी बस डिटेल है। देखने में आसान है बट प्रैक्टिस करेंगे तो और भी ज़्यादा आसान लगेगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। अब चलते हैं कोड की तरफ। तो कोड की तरफ आ चुके हैं। लाइब्रेरीज मैंने पहले से ऐड कर दी हैं क्योंकि उनको लिखने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं वाइड सम का। ठीक है, इसमें हम करते हैं इंट ए is equal to 10 and b is equal to 20. So the sum is equal to ठीक है। अब हम मेन फंक्शन लिखते हैं void। मेन फंक्शन में हम लिखते हैं कि सम। देखो इस तरह से होता है ना, फंक्शन का नाम लिख के और साथ उसके पैरामीटर डाल देना, इस तरह से हमारा फंक्शन कॉल होता है। अब मैं बताता हूँ क्या होगा। सबसे पहले कंपाइलर आएगा, मेन में जाएगा। सबसे पहले याद रखना, अपने कंपाइलर मेन में ही आएगा, बेशक आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा। मेन में जाएगा, इसको देखेगा सम, फिर पैरामीटर्स खाली हैं, फिर सेमीकोलन। अब सम का फंक्शन कॉल हो जाएगा, कंट्रोल डायरेक्टली यहाँ चला जाएगा, यहाँ आएगा, इसको चेक करेगा, कोई पैरामीटर नहीं भेजा, इंट देखा है a इज इक्वल टू 10 है, b इज इक्वल टू 20 है। फिर ये अपना ऑपरेशन अप्लाई करेगा। वैल्यू अपने पास फंक्शन कभी स्टोर नहीं करता, फंक्शन बस वैल्यू पे अपना ऑपरेशन अप्लाई करता है और उसके बाद उसको फेंक देता है, और हम उसको बार बार भी यूज़ कर सकते हैं। उस फंक्शन को, एक फंक्शन को कई दफ़ा यूज़ किया जा सकता है। इसकी वजह से जो हमारा कोड होता है वो रिड्यूस होता है, हमें कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता, इसलिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं। तो अभी इसको देखते हैं। इसको रन करते हैं। अभी एक और बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि जो भी वेरिएबल हम यहाँ पे फंक्शन में एग्जीक्यूट करेंगे वो मेन में एक्सेस नहीं हो सकते, उनका मेन से कोई लिंक नहीं है।
फंक्शन में एग्जीक्यूट किया हुआ वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ फंक्शन तक ही रहेगी, बस वो फंक्शन तक रहेगा, किसी और फंक्शन के पास भी नहीं जा सकता और ना ही मेन के पास आ सकता है। फंक्शन में एग्जीक्यूट किया हुआ वेरिएबल सिर्फ फंक्शन तक में, उसी फंक्शन में ही यूज़ होगा जिसमें वो एग्जीक्यूट होगा। और दूसरी बात, हम फंक्शन को वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं। अभी मैं कुछ वैल्यूज़ को पास करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं कहता हूँ इंट s इज इक्वल टू 30, ओके, और मैं यहाँ पे s पास कर देता हूँ और यहाँ पर भी एक इंट cc के नाम से मैं लिख देता हूँ जो कि इसको रिसीव करेगा। अब देखो, जो डेटा टाइप मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ उसी डेटा टाइप का वेरिएबल उसको यहाँ पर रिसीव करेगा, ठीक है। और लास्ट और इम्पोर्टेंट बात ये कि आप फंक्शन में कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है आपके ऊपर, आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करो, ठीक है। लेकिन जब आप उसको पैरामीटर्स में वैल्यू पास करोगे तो कुछ इस तरह से रिसीव होगी। अब मैं यहाँ पे एक और भी भेजता हूँ, आप स्ट्रिंग्स भी भेज सकते हो। फ्लोट d इज इक्वल टू 1.9, ठीक है। तो मैं यहाँ पर d को भी भेज देता हूँ। अब ये एरर देगा क्योंकि यहाँ पर इसका रिसीवर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, कोमा डालूँगा फ्लोट dd। अब यहाँ पर इसका रिसीवर आ गया और इसका एरर भी रिमूव हो गया। अब हमारे पास दो वेरिएबल और आ गए हैं। अब ये जो वेरिएबल होंगे इनको हम किसी और फंक्शन में भी एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये तो हमने मेन में एग्जीक्यूट किए थे। मेन में एग्जीक्यूट किया हुआ वेरिएबल कहीं पर भी जा सकता है, बट फंक्शन में एग्जीक्यूट किया हुआ वेरिएबल सिर्फ उसी फंक्शन तक ही रहेगा, कहीं और नहीं जा सकता। अब a प्लस बी था, अब हम करते हैं कि प्लस cc प्लस dd। अब इसको हम रन करते हैं। देखो तो 61.9 क्या आंसर ठीक है? अभी देख लेते हैं। 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60 एंड 1.9 61.9। तो इस तरह से होता है ये फंक्शन। तो अब मेरी बात सुनो, अब मैंने एक जगह पे ये फंक्शन लिख लिया, फंक्शन का फ़ायदा क्या? एक जगह मैंने ये फंक्शन लिख लिया और मुझे यही ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन कहीं और पर भी अप्लाई करना है, तो मैं दोबारा से अगर मैं फंक्शन ना लिखता तो ये कोड मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ता, बट फंक्शन की वजह से मैं यही कोड दोबारा भी रन कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं फ्लोट लिखता हूँ, फ्लोट s d इज इक्वल टू 12 एंड इंट s इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब मैं वही सम वाला फंक्शन कॉल करूँगा और इधर लिखूँगा एस और एस डी। मेरी बात सुनो, जिस तरह से इधर आप वैल्यू भेजोगे ना इन पैरामीटर में, उसी अकॉर्डिंग टू उसी मतलब सीक्वेंस में आपने रिसीव करनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एस डी लिखता तो ये फ्लोट वाली वैल्यू इंट को देता जिसकी वजह से एरर प्रोड्यूस होता। तो अब इसको रन करते हैं कि क्या ये कोड हमारा दोबारा यूज़ हो सकता है। तो देखो, पहले फंक्शन रन हुआ, उसने 1.9 और 30 पास किया तो 61.9 आया, फिर उसने 10 और 12 पास किया तो 52 आ गया। तो इस तरह से हमारा जो कोड है वो रिड्यूस हो जाता है, इसलिए हम फंक्शंस लिखते हैं। और अब हम इंट का एक एग्जांपल देखते हैं कि इंट का फंक्शन कैसे काम करेगा। अब हम लिखते हैं इंट का फंक्शन इंट सम, ठीक है। इंट सम लिखा हमने और इधर हम रिसीव करते हैं एक इंटीजर एस, ठीक। और इधर हम लिखते हैं इंट a कॉमा सॉरी इक्वल टू 12 एंड कॉमा b इज इक्वल टू 30, ठीक है। और हम करते हैं कि जो है s नहीं, इधर हम एक और वेरिएबल लेते हैं इंट f इज इक्वल टू 0, इनिशियलाइज करते हैं f इज इक्वल टू a प्लस b प्लस s एंड
प्रिंट कर देते हैं f को। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम अपना एक करते हैं वेरिएबल एग्जीक्यूट। देखो वेरिएबल एग्जीक्यूट करेंगे, एक का नाम लिख देते हैं ए और एक का नाम लिख देते हैं बी। ए को वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू देते हैं इसको 10 और बी इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं बी इज इक्वल टू ए सॉरी सम ए और सिस्टम चलो अब चेक करते हैं कि ये रिटर्न एफ वाली वैल्यू बी को देता है या नहीं, और उसके बाद इसको सी आउट कर देते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं। देखो तो 52 आ रहा है। अब इसमें क्या हुआ है, देखो पहले a प्लस बी आया है, a प्लस बी प्लस एस, ये वाली ए की वैल्यू गई है, ए में 10 था, a और 12 नहीं सॉरी 10 और 12 कितना हो गया 22 और 30 52 हो गया। 52 अब f में स्टोर हो गया, f में स्टोर हुआ, रिटर्न f किया हमने, तो जो चीज़ हमने इसके इक्वल रखी होगी, मतलब पी वी इज इक्वल टू सम ए, मतलब इसकी जो चीज़ इस फंक्शन से रिटर्न होगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी। तो p में जो है 52 स्टोर हो गया और वही फिर हमारे कंपाइलर ने सेव कर दिया। आई होप आपको समझ आ गई। देखो आज मैंने बहुत बेसिक सा पढ़ाया, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेंगे और साथ साथ पीछे जो हमने सब टॉपिक्स पढ़े हैं उनको भी कवर करते हुए एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो अगर आपने C++ पढ़नी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।